अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, इस्लामोफोबिया की लहर उठी है यूरोप से और उसका लीड कर रहा है फ्रांस। अगरचे फ्रांस की जानिब से इस हवाले से तरदीद की गई और ये तरदीद उस वक्त सामने आई जबकि मुस्लिम वर्ल्ड की जानिब से और मुस्लिम ममालिक की जानिब से, मुसलमानों की जानिब से सख्त किस्म का रद्द अमल सामने आया। तो उसके बाद अपना जो एक स्टांस था इमैनुअल मैक्रोन का, उससे वो हमें पीछे हटते नज़र आए। उनकी जानिब से अभी तकरीबन 3 से 4 स्टेटमेंट्स में कहा जा चुका है कि उन्होंने जो बयान दिया था उसका मतलब ये नहीं था कि वो मुसलमानों के सेंटिमेंट को हर्ट करना चाहते हैं। हाँ, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है अपने मुल्क में उसकी तरवीज के लिए काम करते रहेंगे और अपने जो कवानीन हैं 1905 के उनको मज़ीद मजबूत करेंगे, जिसमें उनकी जानिब से रिलीजन को स्टेट से अलग किया गया था। और आने वाले तकरीबन डेढ़ महीने तक उनके इलेक्शन भी हैं और दिसंबर तक उनकी जानिब से इन कवानीन को मज़ीद बेहतर करने के हवाले से बात की गई। हाँ, उसके ऊपर उनकी जानिब से उनके ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए गए वो ये था कि वो इलेक्शन कैंपेन के तौर पर इस्लामोफोबिया का एक कैंपेन उन्होंने डेलिब्रेटली ये लॉन्च की है और उसको उनकी जानिब से रन किया जा रहा है स्टेट लेवल पर। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी उनके ऊपर हुई। मुसलमान कम्युनिटी की जो तकरीबन 16 से 17 जमातें हैं उनकी जानिब से हाल ही में मुतालबा किया गया है कि अपने वो जो बयानात हैं, एक जो स्टांस है, एक जो परसेप्शन उनकी जानिब से बनाई जा रही है उसको ख़त्म किया जाए कि वो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। तो इसके ऊपर अभी उनकी जानिब से वाज़ेह तरीन बयान आया। उनकी जानिब से कहा गया, पहली बात तो ये कि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैं मुसलमानों के जज्बात को हर्ट नहीं कर सकता और ना ही मेरा ये मतलब था। दूसरा, उनकी जानिब से कहा गया कि ये कहा जाता है कि चार्ली हेब्डो जो मैगज़ीन है उसको हमारी सरपरस्ती है, हमने वो किया। तो आज जो हम बात करेंगे वो इसी पेराए में बात करेंगे कि उनकी ये बात किस हद तक सच है। तो शुरू में ही मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें उनकी बात के ऊपर यकीन किया जा सकता है। कैसे, ये मैं आपको आगे कुछ ही मिनट में बताऊंगा। एक तो ये है कि जिस तरह की उनकी जानिब से बयानात दिए गए उसके बाद उनकी जानिब से इस तरह का बयान आना वाकई ऐसी बात है कि जिसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके लिए हमें चार्ली हेब्डो की थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, जिससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि उनके इन सेंटिमेंट्स को किस तरह एक और मुल्क इस्तेमाल कर सकता है, और उस मुल्क का नाम है इज़राइल। जी हाँ, इज़राइल किस तरह से फ्रेंच कम्युनिटी जो है और फ्रांस के ख़िलाफ़ इस तमाम तर एक्शन के पीछे हो सकता है। आपको बताता चलूँ कि फ्रेंच जो कम्युनिटी है, फ्रांस जो एक मुल्क है उसमें यहूदी जो हैं उनके हालात कुछ इतने अच्छे नहीं। 2014 की अगर एक टाइमलाइन की आपको बात करूं तो तकरीबन हर महीने और एक महीने में 2 से 3 मरतबा इस तरह के वाक़यात सामने आते रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, मैं कोट कर रहा हूं जो कि उसके मुताबिक या किसी यहूदी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया या उसके ख़िलाफ़ जिस तरह की हेट स्पीचेज़ हमारे इधर इस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल रही हैं उस तरह की हेट स्पीचेज़ हमें सुनने को मिली। और दूसरी जानिब आपको बताता चलूँ कि यूरोप में सबसे ज़्यादा अगर ज्यूज़ कम्युनिटी है तो वो फ्रांस में मौजूद है। तो इससे पहले इस तरह के स्लोगन भी सामने आते रहे कि जिसमें यहूदियों को कहा जाता रहा कि आपका फ्रांस में कोई जगह नहीं, आप ऐसे लोग हो जिनका अपना कोई मुल्क नहीं, अपना कोई कंट्री नहीं। दूसरी सबसे मेन रीज़न जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इज़राइल इस तमाम तर मामले के ऊपर जो चार्ली हेब्डो की जानिब से एक दोबारा से कैंपेन शुरू की गई है, इसके पीछे इज़राइल हो सकता है। तो उसकी एक रीज़न ये भी है कि फ्रांस की जानिब से इज़राइल को अगरचे 1959 के करीब तस्लीम कर लिया गया था, उसी वक्त में जब उनकी जानिब से इस हवाले से अपना वजूद तस्लीम करवाने के लिए दावा किया गया और दीगर ममालिक से अपील की गई। लेकिन साथ में फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीन के वजूद को भी तस्लीम किया गया है। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि इज़राइल का जो एजेंडा है वो जस्ट एक यहूदी रियासत का नहीं, वो एजेंडा जो है एक बिगर लेवल पे है, जिसमें वहाँ पर फ़लस्तीनियों के लिए कोई जगह नहीं, वहाँ पर फ़लस्तीन की नाम की कोई स्टेट नहीं है, जो कि उनका एजेंडा है, जो उनका ग्रेटर प्लान है। लेकिन फ्रांस की जानिब से इसमें फ़लस्तीन की जो हैसियत है, जो उनके स्टेट का एक राइट है, उसको तस्लीम किया गया है। तो उसकी वजह से
یہودی جو ہیں اور خاص طور پر اسرائیل اس کے اوپر کافی غصے میں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 2015 میں وہاں پر اٹیک ہوتا ہے، ایک میسکر ہوتا ہے اور ان گستاخوں کو قتل عام کیا جاتا ہے، ان گستاخوں کو جہنم واصل کیا جاتا ہے جو وہاں پر کارٹون بناتے تھے، تو ان کو جب قتل کیا گیا تو ایک دم سے اس وقت کنسپیریسی تھیوری سامنے آئی کہ ان کے پیچھے اسرائیل ہو سکتا ہے۔ تو ابھی بھی اسی طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ ابھی جو ایک لہر اٹھی ہے اس کے پیچھے بھی اسرائیل ہو سکتا ہے۔ اب چارلی ہیبڈو کی بات کر لیں کہ یہ چارلی ہیبڈو اصل میں ہے کیا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ چارلی ہیبڈو ایک وہ میگزین ہے، ہیبڈو ایک شارٹ فارم ہے جس کو فرینچ میں آپ ہفتہ کہہ سکتے ہیں یا ایک ویک کہہ سکتے ہیں۔ تو چارلی ہیبڈو کا مطلب یہ ہے کہ ویکلی چارلی کا جو میگزین ہے وہ ایک ہفتہ وار میگزین ہے۔ یہ اخبار 1970 میں اس کا جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے کاراکری کے نام سے ایک میگزین تھا جو کہ 1960 میں اس کا جو ہے آغاز ہوتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے اور پہلی اس کی اشاعت ہوتی ہے۔ تو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، وہ شروع سے ہی انتہائی ایسے کہہ لیں کہ انتہائی غاصبانہ اور انتہائی متعصبانہ اور اس طرح کے اقدامات یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں کرتے رہے، یہ دیگر جو مذاہب ہیں ان کا بھی مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ تو 1960 میں کاراکری کے نام سے جو پہلا میگزین آتا ہے تو اس کو 1961 میں بین کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جانب سے اس وقت کے جو فرانس کا جو صدر تھا جس کا نام تھا چارلز، اور چارلز کے خلاف ان کی جانب سے ایسے مضحکہ خیز بیانات دیے جاتے ہیں اور اشاعت کی جاتی ہے جس کے اوپر پابندی 1961 میں ان کے اوپر لگا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 1966 میں اسی طرح کی ایک حرکت کی وجہ سے ان کے اوپر تقریباً 6 ماہ کی پابندی عائد کی جاتی ہے، اور اس کے بعد 1969 کے قریب ان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سے پابندی جب کاراکری کے اوپر لگتی ہے تو ان کی جانب سے پلان کیا جاتا ہے کیوں نہ ایک نیا میگزین جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے۔ تو اگین جو ان کے اوپر پابندی لگی تھی وہی ریزن ان کی جانب سے دہرائے گی، ادھر سے باز نہیں آئے، اور ان کی جانب سے چارلز کے نام سے، چارلز وہ بندہ تھا جس نے فرینچ جو آرمی تھی، فری آرمی تھی، ان کو ورلڈ وار 2 میں لیڈ کیا تھا، تو اس حوالے سے کافی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے فرانس کی جانب سے۔ تو اس کے اوپر اگر کوئی بات کرتا ہے تو ظاہری بات ہے ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بار بار کاراکری کو بین کیا جاتا رہا۔ تو ایک 1969 کے قریب جو ان کے اونر تھے ان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ ایک نیا میگزین جو ہے اس کو لانچ کیا جائے، اور 1970 کے پاس 69 اور 70 کے بیچ میں جو چارلز تھا، چارلز کی ڈیتھ ہوتی ہے اور ایک وہاں پر ہنگامہ ہوتا ہے جس میں تقریباً 146 افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ تو اس وقت ان کی جو ایک ٹیگ لائن تھی، جو بڑی ہیڈ لائنز تھی، وہ یہ لگتی ہے کہ ایک بندہ مارا گیا اور اس کے بعد دی اینڈ، مطلب کہ 146 میں سے صرف ایک بندے کا ذکر کیا گیا، اور ان کی جانب سے اشارہ جو کیا گیا تھا وہ چارلز کی جانب کیا گیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے جو کاراکری تھا اس کے اوپر دوبارہ بین لگ جاتا ہے۔ تو اب اس کو تھوڑا سا سافٹن کرنے کے لیے، اپنے سٹانس کو، اپنی پبلک میں اپنی اوپینین کو تھوڑا سا سافٹن کرنے کے لیے ان کی جانب سے چارلی کے نام سے ایک چارلی مینس کے نام سے ایک منتھلی ایک میگزین تھا، اور ایک فکشنل کریکٹر تھا جس کے اوپر ان کی جانب سے وہ نام بنایا گیا، لیکن جو فرانس کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چارلز جو تھا، جو شہزادہ تھا، اس کی جانب ہی، ان کی جانب سے اس کے نام پہ ہی یہ میگزین بنایا گیا۔ تو چارلی ہیبڈو کا وہاں پر 1970 میں اس کا افتتاح کیا جاتا ہے، اور 1970 کے بعد دوبارہ ان کی جانب سے اسی طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں، اور تقریباً 1970 اور 1981 میں دوبارہ ان کے اوپر بین لگ جاتا ہے۔ 1981 کے بعد یہ تھوڑا عرصہ بین رہتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں، اور 1992 میں ان کے اوپر دوبارہ بین لگ جاتا ہے، اور اس میں اگین یہ وہی حرکتیں کرتے ہیں جو یہ پہلے کرتے رہے۔ یہ تھی ان کی بریف ہسٹری جس میں یہ اس طرح کے اقدام کرتے نظر آتے ہیں۔ اب جیسے جیسے ٹائم آگے گزرتا ہے تو 2000 میں ان کی جو ایڈیٹر ان چیف تھیں ان کی جانب سے اس طرح کے بیانات دیے گئے جس میں ان کی جانب سے فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کو الٹریٹ کہا گیا، ان کو بد تہذیب کہا گیا، تو اسی وجہ سے ان کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی، اور اس کے بعد دوبارہ سے تقریباً 2006 میں فرسٹ ٹائم تھا جب ان کی جانب سے
नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई और कैरिकेचर बनाने का इनकी जानिब से तब आगाज़ किया गया और तब से इनके ऊपर तनकीद भी हुई। लेकिन इनका फ़ायदा इनको ये हुआ कि वो पब्लिकेशन जो 2006 में इनकी 1 लाख तक इनकी सर्कुलेशन जाती थी, ये कैरिकेचर बनाने के बाद उनकी जो तादाद है सर्कुलेशन की वो 1,60,000 और 80 के पास पहुंच गई। तो इनको इसमें अपना बिजनेस और अपना फ़ायदा नज़र आया, जिसके ऊपर ये बार बार ये इक़दाम करते रहे। और उसके बाद 2015 में इनकी जानिब 2015 में दोबारा इनकी जानिब से गुस्ताखी की गई। तो उस वक्त वहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ, वहाँ पर हमला किया गया, मुसलमानों की जानिब से 2 लोगों की जानिब से हमला किया गया और वहाँ पर कसीर तादाद में जो मेन इनके कार्टूनिस्ट थे उनको कत्ल किया गया। और इनका जो इस वक्त एडिटर इन चीफ है वो उस वक्त बच गया क्योंकि वो उस वक्त लंदन में किसी मीटिंग में मौजूद था। अब ये बंदा जो है इसका किरदार भी इंतहाई मशकूक है और इसके बाद ये अगरचे एक फ्रेंच जर्नलिस्ट है, लेकिन इसके बारे में आप अगर इंटरनेट पे सर्च करें तो इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। सिर्फ ये पता लगता है कि ये तकरीबन 1969 की पैदाइश है और 1992 में जब दोबारा से रिवाइवल होता है चार्ली हेब्डो का तो उस वक्त ये सामने आता है और तब से ये काम कर रहा है। और बीच में तकरीबन 2005 के करीब इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर ब्रेवरी का अवार्ड भी दिया जाता है चार्ली हेब्डो की इंतज़ामिया की जानिब से। और उसके बाद तकरीबन 2005 में जब इनके ओनर की और जो इनका फाउंडर था उसकी डेथ होती है तो उसके बाद इसको एडिटर इन चीफ लगाया जाता है। तो इसके बारे में कंस्पिरेसी थ्योरीज में यह कहा जाता है कि ये बंदा इजराइल के कहने पर, इजरायली लॉबी के कहने पर यह चलता है। नाजरीन, अगर इजराइल की जानिब से ये इक़दाम किए गए हैं, इस तमाम तर मामले के पीछे इजराइल ही है, तो इसके ऊपर सवाल उठता है कि इजराइल ऐसा क्यों करेगा। तो उसकी एक तो रीज़न पहले हम जिक्र कर चुके कि किस तरह से इजराइल खार रखता है फ्रांस के साथ, क्योंकि वहाँ पर फ्रांस की जानिब से एक स्टांस अपनाया गया जिसमें वो फ़लस्तीन को भी तस्लीम करता है और इजराइल को भी तस्लीम करता है। तो दूसरी रीज़न इसकी ये हो सकती है कि इजराइल की जानिब से एक तीर के साथ 2 शिकार किए गए। अभी अरब वर्ल्ड की जानिब से इजराइल को तस्लीम करने के लिए मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर मुहिम जारी है और इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन से पहले तक बहुत हद तक एक्टिव भी नज़र आए और उनकी जानिब से कहा गया कि 6 और ममालिक बिल्कुल तैयार बैठे हैं अरब वर्ल्ड के, जो कि इजराइल को तस्लीम करेंगे और सऊदी अरब इसको लीड करेगा। तो इसके ऊपर मुसलमानों की जानिब से काफ़ी रद्द अमल आ रहा था और सऊदी अरब और ख़ास तौर पर अरब वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से भी इस चीज़ से वो तकरीबन एक फ़ोकस में आए हुए थे मुसलमानों की। तो ये भी एक तरह से ऐसा अक्सर होता है कि एक छोटे इशू से नज़र हटाने के लिए, अगरचे ये छोटा इशू नहीं था लेकिन एक इशू से नज़र हटाने के लिए उससे बड़ा इशू क्रिएट कर दिया जाता है। तो ऑफ कोर्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस किसी भी वक्त में, किसी भी दौर में, किसी भी हालत में हमारे लिए सबसे बड़ा इशू होगा। तो उनकी जानिब से अपने इस तस्लीम किए जाने वाले एजेंडे के ऊपर से नज़र हटाने के लिए भी ये इक़दाम किया जा सकता है। आल्दो अगरचे ये तमाम तर कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, इनके बारे में कोई प्रूफ मौजूद नहीं, लेकिन इसके बारे में एक स्पेकुलेशन की जा सकती है, एक ऑब्जर्वेशन की जा सकती है और कड़ियों को मिलाने की कोशिश की जा सकती है। अगर तो ये ही रीज़न है जो कि हमने दी है तो आने वाले वक्त में इसकी तस्दीक भी हो जाएगी और इसके बारे में अगर कोई डेवलपमेंट सामने आती है तो इंशाल्लाह हम उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।